हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज के हम लोग हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज में इंडियन पॉलिटी के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज के जो एमसीक्यूज है उसमें कुछ करंट ओरिएंटेड एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ कुछ ऐसे अनयूजुअल एरियाज में वैसे भी जो क्वेश्चंस उनको डिजाइन किया गया है जो नॉर्मली स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव पंजाब सक्सेस मंत्रा के द्वारा आप सब लोगों के लिए जो है वो शुरू किए गए हैं उनको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो जितने भी पंजाब में एग्जाम्स हो रहे हैं उन सब एग्जाम्स के लिए अलग अलग एक्सपर्टीज के साथ अलग अलग टीचर्स और डिफरेंट डिफरेंट सेशंस जो हैं वो पंजाब सक्सेस मंत्रा के द्वारा आप सब लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, चाहे वो सुबह 8 बजे से लेके 2:30 बजे तक के सेशंस हैं या उसके साथ जो है एक स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए हमने सेशंस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो भाषा से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड जो है वो डाउट्स हम लोगों से पूछते थे। तो हफ्ते में 3 दिन जो है वो इंग्लिश स्पेसिफिक लेक्चर जो है विकास सर के द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, प्री करंट अफेयर्स की बात की जाए, मेंस करंट अफेयर्स की बात की जाए, शॉर्ट्स की बात की जाए, तो अलग अलग तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो पंजाब सक्सेस मंत्रा के द्वारा आप सब लोगों के लिए शुरू किए गए हैं। तो चलिए ये सारी चीजें आप लोगों को होपफुली पता होंगी। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। जो पहला सवाल है वो है, with reference to the National Day of पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पे पर मैं साथ साथ बोलता भी रहूंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द नेशनल पंचायती राज डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 24th अप्रैल सिंस 1993। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी डिक्लेयर्ड द फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है? तो दो स्टेटमेंट्स आप सब लोगों के सामने हैं। आप सब लोगों को पता है कि किस तरीके से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला और जो डेट जिस दिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास हुई वो डेट थी 24th ऑफ अप्रैल। क्लियर? और 24th ऑफ अप्रैल को हम लोग हर साल 24th ऑफ अप्रैल को हम लोग हर साल पंचायती राज डे ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए क्या सही जो है वो इसका आंसर रहेगा। दो स्टेटमेंट्स आप सब लोगों के सामने हैं। अब देखिए पहली चीज हमेशा ध्यान रखिए, नो डाउट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 24th अप्रैल 1993 को जो है वो अप्रूव हुई, पास हुई। क्लियर? और 24th अप्रैल को हम लोगों ने जो है वो नेशनल पंचायती राज डे बनाना जो है वो शुरू किया। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो स्टार्टिंग में यानी कि 1993 में नहीं हुई थी। इसकी जो शुरुआत है वो 2010 में हुई। और जब 2010 में नेशनल पंचायती राज डे हम लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया, उस स्पेसिफिक टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो पहली और दूसरी दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो वो आपकी इनकरेक्ट है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? डी, दैट इज नीदर 1 नॉर 2। क्लियर? तो ये है हमारा पहला सवाल। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? पहला, द प्रियम्बल इज ए प्रोहिबिशन ऑन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। क्लियर? कि लेजिस्लेचर की जो लॉ मेकिंग पावर उनके ऊपर प्रियम्बल के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती है। द डिबेट्स अराउंड द प्रियम्बल रिवॉल्व्ड अराउंड द नेम ऑफ इंडिया एंड इंक्लूजन ऑफ गॉड एंड गांधी। तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल एक लाइन है। ये बेसिकली रिलेटेड है, जब प्रियम्बल के ऊपर डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हो रहा था उससे रिलेटेड ये लाइन है। अब ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। थर्ड है, प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एंड इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीन स्टेटमेंट जो आप सब लोगों के सामने है, जल्दी से आप लोगों ने जो है वो अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करके उसके बेसिस के ऊपर जो वो अपना आंसर मार्क करना है। क्लियर? देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो जो प्रियम्बल है ये लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स हैं उनके ऊपर किसी भी तरह की प्रोहिबिशन, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो इंपोज नहीं करती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, गलत है। दूसरी, जब प्रियम्बल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन हो रही थी तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि जो प्रियम्बल है उसके अंदर गांधी जी का नाम जो है वो इंक्लूड किया जाए। काफी लोग ऐसा कह रहे थे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगह जो है वो गॉड के नाम पे जो है वो प्रियम्बल की शुरुआत की जाए। हालांकि अलग बात है कि बाद में जो प्रियम्बल बना जिसके बारे में हम सब लोगों को पता ही है, लेकिन जब डिस्कशन की बात थी या जब डिबेट हो रहा था प्रियम्बल के ऊपर तो वहां पे गॉड एंड गांधी दोनों को प्रियम्बल में इंक्लूड करने का जो है वो जिक्र किया गया था। तो दूसरी स्टेटमेंट जो वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरी जो है, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है
ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, गलत है। अगर ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है तो इट कैन बी अमेंडेड, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड आफ्टर केशवानंद भारती केस। तो तीसरी स्टेटमेंट जो वो हमारी इनकरेक्ट है। तो हमारे जो आंसर बनेगा 1 और 3 इनकरेक्ट है, तो आंसर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो अगर हम लोग प्रियम्बल से स्पेसिफिक रिलेटेड केसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले बेरूवरी यूनियन केस 1960 है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है केशवानंद भारती केस 1973, जहां पे कहा प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है वो हम लोगों ने, या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है हम लोगों ने प्रियम्बल में चेंजेस देखे। इसके साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट एंड LIC ऑफ इंडिया केस है 1995, जहां पे कहा गया प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसके कारण आप एग्जीक्यूटिव या जो हमारा लेजिस्लेचर है उसके ऊपर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन जो वो इंपोज नहीं कर सकते हो। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने 17 अक्टूबर 1949 में जो है वो प्रियम्बल के ऊपर डिबेट किया, जहां पे गांधी और गॉड जो है उनके नाम को ऐड करने का जिक्र किया गया। तो ये हमारा जो है वो सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के जो आर्टिकल स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन है which of the following article of the Indian Constitution provides that it shall be the duty of the union to promote the spread of Hindi language? क्लियर? तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें ये स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 351 आर्टिकल, यानी कि आंसर इज बी। क्लियर? तो जब हम लोग 351 आर्टिकल को रीड करते हैं तो वहां पे हिंदी के प्रमोशन की बात की गई है। इसके साथ साथ ये भी जिक्र किया गया है कि हिंदी में जो बाकी हमारी 8th शेड्यूल के अंदर मौजूद भाषाएं हैं उनके शब्दों को भी इंक्लूड किया जाएगा, और एक हमारे देश का जो कॉम्पोजिट कल्चर है वो भाषा के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, which statement is or are correct about the fundamental rights? First, they are automatically suspended when any emergency is proclaimed by the president. Second, the president alone can decide upon modifying their application to the armed forces. Third is they cannot be amended as they form the basic features of the constitution. Some of these rights are not available टू दी आर्म्ड फोर्सेस। क्लियर? तो 4 स्टेटमेंट जो आप सब लोगों के सामने हैं, तो जल्दी से जो अपना आंसर मार्क करिए। देखिए पहली स्टेटमेंट के ऊपर हम चलते हैं, साथ साथ रीड भी करते हैं। पहली स्टेटमेंट है दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन एनी इमरजेंसी। तो एनी इमरजेंसी आ गया, ऐसा नहीं है। जो फंडामेंटल राइट की सस्पेंशन होती है वो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के केस में है, फाइनेंशियल और जो प्रेसिडेंट रूल है 356 आर्टिकल के अंदर या 360 के अंदर, वहां पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्लियर? तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, द प्रेसिडेंट अलोन कैन डिसाइड अपॉन मॉडिफाइंग देयर एप्लीकेशन टू द आर्म्ड फोर्सेस। तो ध्यान रखिए जब भी फंडामेंटल राइट्स को आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक्सटेंड किया जाएगा तो वहां पे प्रेसिडेंट नहीं, वहां पे जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपकी इनकरेक्ट है। तीसरा, दे कैन नॉट बी अमेंडेड एज दे फॉर्म द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान रखिए फंडामेंटल राइट्स में दे कैन बी अमेंडेड। क्लियर? सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो ये भी हमारी गलत है। चौथी स्टेटमेंट है सम ऑफ दीज राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू द फंडामेंटल राइट्स। ये स्टेटमेंट जो वो आर नॉट अवेलेबल टू द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये वाली स्टेटमेंट जो वो हमारी बिल्कुल सही है। आर्म्ड फोर्सेस के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स को जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी उनको एक्सटेंड किया जा सकता है। क्लियर? तो सिर्फ हमारी एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, तो आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? डी। क्लियर? तो देखिए द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू आर्म्ड फोर्सेस कैन ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसमें पूछा जाता है कि जहां पे एक स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दी गई। तो which of the following personalities commented directive principle of state policy is a check which is paid on bank's convenience। क्लियर? कि जब मन करेगा तभी जो है वो डीपीएसपीज को जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो कि काफी हद तक सही है क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। क्लियर? तो यही रीजन है। ये स्टेटमेंट स्पेसिफिकली किसके द्वारा दी गई है? अंबेडकर जी, मुंशी जी, राजेंद्र प्रसाद, या नेक्स्ट है हमारे के.टी. शाह। तो 4 ऑप्शन जो है वो आप सब लोगों के सामने हैं। तो सही आंसर है के.टी. शाह। के.टी. शाह के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो जब डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे
जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हुई तो केटी शाह जो है इन्होंने डीपीएसपीस को क्रिटिसाइज किया क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है, तो इनके लिखने का एज पर केटी शाह कोई भी बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है। ये केटी शाह वही थे जब हमारे देश में पहली बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ जो है वो यही लड़े थे और इनको टोटल 15.3% वोट जो है पहले बार इलेक्शन में जो है वो लड़े थे। क्लियर। इसके साथ साथ जो प्रियम्बल है वहां पे केटी शाह सेकुलर शब्द जो है उसको इंक्लूड करवाना चाहते थे, लेकिन सेकुलर शब्द जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को नहीं मिला। इसके साथ साथ केटी शाह जो है ही वाज इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो केटी शाह जो है वो ओवरऑल इनका काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम लोगों को देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से करना। आसान, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट राइट करोगे तो ये गलत हो जाएगा आपका। देख लेते हैं अभी। The maximum number of Anglo-Indians who can be nominated to Lok Sabha are clear 3, 2, 5 none of the above। तो चार ऑप्शंस जो हैं वो आप सब लोगों के सामने हैं। जल्दी से जो अपना आंसर यहाँ पे मार्क करिए। तो आंसर इसका है डी। क्लियर। हो सकता है कुछ आप में से जो लोग हैं उन्होंने दो आंसर जो है या 2 एंग्लो इंडियंस की नॉमिनेशन का जिक्र किया हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पे पहले नो डाउट 2 एंग्लो इंडियन जो उनको नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद जो है वो एंग्लो इंडियन की जो नॉमिनेशन थी बाय द प्रेसिडेंट उसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि हर 10-10 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता था। इस स्पेसिफिक अमेंडमेंट के थ्रू उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। तो ये जो अमेंडमेंट है अब, यानी कि आज की अगर मैं बात करूंगा तो आज एक भी एंग्लो इंडियन जो है वो लोकसभा के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन फॉर्मर यूनियन टेरिटरीज। कौन सी ऐसी स्टेट थी जो पहले यूटीज हुआ करती थी, यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। पहला हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा, त्रिपुरा। क्लियर। तो चार ऑप्शन जो आप सब लोगों के सामने हैं, जल्दी से जो अपना आंसर यहाँ पे मार्क करिए। क्लियर। कि कौन पहले यूटी था फिर यूटी से स्टेट बना। तो देखिए हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था 1970 में, 1970 में हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना। मणिपुर की मैं बात करूं, त्रिपुरा की मैं बात करूं, 1971-72 में जो है यूटी से क्या बने, ये स्टेट बने। हरियाणा की अगर मैं बात करूंगा तो हरियाणा डायरेक्टली 1966 में पंजाब से अलग होकर एक नई स्टेट बनी। हरियाणा कभी भी यूनियन टेरिटरी जो वो नहीं हुआ करता था। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है, पहली, दूसरी, चौथी। तो आंसर जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर। तो देखिए 1970 में जब अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 25 जनवरी 1971 को, हिमाचल प्रदेश जो है वो 18 स्टेट ऑफ द इंडिया बना। क्लियर। इसके साथ साथ मणिपुर 19 स्टेट बना, त्रिपुरा 20th बना और मेघालय जो हमारे देश का 21st स्टेट बने। ये तीनों के तीनों जो हैं वो पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की अब मैं बात करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड व्हाइल इन ऑफिस। कौन से ऐसे हमारे देश के राष्ट्रपति थे जो ऑफिस में रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई। वीवी गिरी, नीलमा संजीवा रेड्डी, वेंकट रमन, जाकिर हुसैन, फरुखुद्दीन अली अहमद। जल्दी से जो अपना आंसर यहाँ पे मार्क करिए। तो ध्यान रखिए जो जाकिर हुसैन है और फरुखुद्दीन अली अहमद हैं, ये दोनों जो है वो जब प्रेसिडेंट थे उसी स्पेसिफिक टाइम पे इनकी ऑफिस में ही मृत्यु हुई थी। आंसर जो है वो आपका 4 और 5 यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। तो जाकिर हुसैन की अगर मैं बात करूंगा 1969 में इनकी मृत्यु हुई। 1977 जो वो फरुखुद्दीन अली अहमद जो है वो ये इंडिया के प्रेसिडेंट रहते हुए जो वो इनकी मृत्यु हुई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। पहला, एस.एन. मुखर्जी was the secretary to the Constituent Assembly. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा was the calligrapher of the Indian Constitution. कैलीग्राफी आपको शायद पता ही होगा, जो हमारा संविधान है वो सारे का सारा जो वो हाथ से लिखा गया है। The calligraphy of Hindi version of the original Constitution was done by वसंत कृष्ण वैद्य। तो कौन सी स्टेटमेंट जो वो आपकी करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट जो वो आप सब लोगों के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे जिक्र किया है। तो जल्दी से जो वो अपना आंसर यहाँ पे मार्क करिए। क्लियर। तो देखिए जो एस.एन. मुखर्जी हैं ये बेसिकली ड्राफ्ट्समैन थे। ठीक है, ये सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की अगर मैं बात करूंगा तो जो हमारा देश का संविधान लिखा गया उसके ये कैलीग्राफर थे। स्टेटमेंट इज करेक्ट। हिंदी वर्जन जो है वो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जब उसकी कैलीग्राफी की गई, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दूसरा और तीसरा आंसर जो हमारा सही आएगा, आंसर इज बी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सेक्रेटरी देखिए कौन थे, एच.वी.आर. अयंगर वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एस.एन. मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके कैलीग्राफर थे। इन्होंने पूरा का पूरा जो संविधान था वो कैलीग्राफी या हाथों से लिखा था। क्लियर। जब हम लोग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसको उसकी जो डेकोरेशन है वो शांति निकेतन से कुछ आर्टिस्ट आए हुए थे, जिनमें इंपॉर्टेंट है
नंदलाल बोस और दूसरे हैं ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा की अगर मैं बात करूंगा तो जो प्रियम्बल है, क्लियर, जो प्रियम्बल है उसको इन्हीं के द्वारा प्रॉपरली जो है वो डेकोरेट किया गया। इस तरह के सवाल जो है वो कभी कभी पूछे जा सकते हैं। जो हिंदी वाला हमारा वर्जन है वो लिखा गया है बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा, क्लियर, और उसके बाद डेकोरेशन जो इसकी पूरी की गई है, क्लियर, ब्यूटिफिकेशन की गई है वो की गई है नंदलाल बोस के द्वारा, क्लियर। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। करंट अफेयर की न्यूज है। लास्ट सवाल हमारा है, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु जजमेंट ऑफ 2013 recently seen in news dealt with which of the following important matters, clear। कौन से मैटर से जो एस सुब्रमण्यम बालाजी केस जो है वो रिलेटेड है। चार स्टेटमेंट्स आप सब लोगों के सामने हैं, जल्दी से जो अपना आंसर यहाँ पे मार्क करिए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। जो आपका सुब्रमण्यम बालाजी जो है वो ये स्पेसिफिक केस जो है जजमेंट जो 2013 की किसके साथ रिलेटेड है। देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आप सब लोगों ने सुना होगा कि जब भी हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन होने से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कुछ प्री पोल प्रोमिसेस करती हैं कि जी आपको बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, क्लियर, इस तरह के प्रोमिस, रेफ्रिजरेटर फ्री दे देंगे, स्मार्टफोन फ्री दे देंगे, इस तरह के प्रोमिसेस होते हैं। 2006 से लेके 2011 के बीच में तमिलनाडु में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे ऐसे प्रॉमिस कर दिए कि वहां पे सुब्रमण्यम बालाजी जो है इन्होंने पहले हाई कोर्ट को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि यार ये जो पॉलिटिकल पार्टीज प्री पोल प्रोमिस करती हैं, फ्रीबीज जो है जिसके बारे में अभी प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जहां पे फ्री हर चीज को देने की कोशिश की जाती है, तो ये करप्शन है, ये करप्ट प्रैक्टिस है जहां पे लोगों को आप सिर्फ वोट या जहां पे लोगों को जो वो जुटलाया जा रहा है, ये झूठी मूठी चीजें जो है उनके साथ शेयर की जा रही है जस्ट टू गेन वोट्स और विन द इलेक्शंस, क्लियर। तो ये केस किया कि वो चाहता था कि प्री पोल जो भी अनाउंसमेंट उनको प्रॉपरली देखा जाए और अगर उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस तरह की कोई झूठे वायदे कर रही है तो उसको करप्ट प्रैक्टिसेस के रूप में पिक किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अल्टीमेटली जजमेंट आई और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ठीक है, जिसके अंतर्गत करप्ट प्रैक्टिसेस जो उसको डिक्लेयर किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि जो प्री पोल जो भी पार्टीज हैं वो प्री पोल प्रोमिस कर सकती हैं, उसके पास अधिकार है, क्लियर, तो उसको करप्ट प्रैक्टिसेस मानने से मना कर दिया। तो अभी जो हमारे 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अभी 49th आ गए हैं, तो जो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने ये जो 2013 की सुब्रमण्यम बालाजी जजमेंट है इसको रिकंसीडर करने का जो वो निर्णय लिया है। शायद आप लोगों को पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हैज द रिवाइजरी पावर, रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जहां पे सुप्रीम कोर्ट अपने जो डिसीजंस हैं उनको फिर से रिवाइज कर सकती है, रिविजिट कर सकती है। उसी तर्ज पे जो सुप्रीम कोर्ट है डिसाइडेड दैट दे विल अगेन रिवाइज और रिकंसीडर द जजमेंट व्हिच वाज गिवन इन सुब्रमण्यम बालाजी केस, क्लियर। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक जो केस था वो प्री पोल प्रोमिस से रिलेटेड था। तो ये है आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्लियर। तो आप लोग देख लीजिए, आज कंपैरेटिवली आसान एमसीक्यू जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो एक बार गो थ्रू करिए, क्लियर। कोई भी अगर किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप लोग जो हमारा कमेंट सेक्शन इसके अंदर वहां पे डाल सकते हैं। तो आज के सेशन को करते हैं खत्म, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।